अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर रेहान खान भागने लगा। तभी सखावत ने उस पर गोली चला दी। वो गोली रेहान की टांग पर लगी। आगे की कहानी उर्दू हिंदी मिश्रित। गोली लगते ही रेहान खान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग से खून बह रहा था, मगर वो दर्द को नजरअंदाज करते हुए गुस्से से सखावत की तरफ देखने लगा। क्यों अंकल सखावत? रेहान ने हाँफते हुए पूछा। आपने मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने हमेशा आपको अपने पिता जैसा माना। आपने वीर जैसे दुश्मन के लिए काम करना कैसे मंजूर कर लिया? सखावत अली, जो अब एक क्रूर हत्यारे की तरह लग रहा था, ने अपनी बंदूक दोबारा लोड की। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडी, हिसाब किताब वाली मुस्कान थी। अफसोस, खान सखावत ने कहा, तुम दुनिया को एक बच्चे की तरह देखते हो। यहाँ हर रिश्ते की एक कीमत होती है, और 500 मिलियन डॉलर, वो इतनी बड़ी कीमत है जो किसी भी वफादारी से ज्यादा जरूरी है। क्या आप सिर्फ पैसे के लिए मुझे मार रहे हैं? रेहान ने पूछा। उसकी आवाज में एक गहरा विश्वासघात था। हाँ, और ताकत के लिए भी, सखावत ने जवाब दिया। तुम जवान और जल्दबाज हो। मैं तुम्हारा ड्राइवर अब इस खेल का किंगमेकर बनूंगा। मिस्टर वीर ने वादा किया है कि तुम्हारी मौत के बाद वो मुझे इस शहर का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बना देगा। सखावत ने बंदूक रेहान के माथे पर तान दी। अब खान, तुम्हें मरना होगा। तुम्हारी महानता का सफर आज यहीं खत्म होता है। रेहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर अचानक उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से सखावत के चेहरे पर दे मारा। सखावत दर्द से चीख उठा और उसका निशाना चूक गया। ये मौका था। गोली की आवाज से पहले ही रेहान जमीन पर रेंगते हुए पास की झाड़ियों में गायब हो गया था और उसका निशाना चूक गया। ये मौका था। गोली की आवाज से पहले ही रेहान जमीन पर रेंगते हुए पास की झाड़ियों में गायब हो गया। भागो मत खान, सखावत चिल्लाया। तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। आज नहीं तो कल। ये दौलत और लालच तुम्हें मेरे पास वापस खींच लाएगा। सखावत ने हवा में कुछ और गोलियां चलाईं, मगर तब तक रेहान खान अंधेरे में दूर निकल चुका था। उसकी टांग से बहता खून उसके भागने का निशान रेहान खान ने दर्द और गुस्से के आलिम में झाड़ियों और घनी घास में रेंगना शुरू किया। सिखावत अली की गोली इसकी रान थाई में लगी थी और खून तेजी से बह रहा था। इसके जहन में सिखावत का चेहरा बार बार घूम रहा था। एतमाद का खून, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, इस जिस्मानी जख्म से कहीं ज्यादा गहरा था। थोड़ी देर बाद गोलियों की आवाजें मद्धम हो गईं, जिससे अंदाजा हुआ कि सिखावत करीब नहीं है। रेहान ने हिम्मत जमा की, एक पुरानी वीरान सड़क तक पहुंचा और सड़क के किनारे पर मौजूद एक बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था, रेहान ने अपने दांत भींचते हुए कहा। सिखावत इनाम बाउंटी के लिए इतना गिर जाएगा? 500 मिलियन डॉलर! क्या इसकी कीमत मेरे साथ गुजरा हुआ हर साल है? उसे फौरन अपनी जान बचाने की जरूरत थी। रेहान ने जल्दी से अपना कमीज फाड़ा और उसे जख्म के इर्द गिर्द मजबूती से बांध दिया, ताकि खून का बहाव थम जाए। इसकी कार, इसका फोन, इसके मुहाफिज, सब पीछे रह गए थे। वो मुकम्मल तौर पर तन्हा था और शदीद जख्मी हालत में। पहला खतरा, सिखावत जानता था कि वो जिंदा है। वो यकीनन उसे ढूंढने के लिए वीर के आदमी भेजेगा। दूसरा खतरा, वो खुले में था। रोशनी होने से पहले उसे कोई महफूज जगह तलाश करनी होगी। रेहान ने कराहते हुए दरख्त के तने का सहारा लिया और लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसने शहर की तरफ जाने वाले मरकजी रास्ते से दूर एक छोटी कच्ची पगडंडी, डर्ट पाथ पर चलना शुरू किया, जो करीबी पहाड़ियों की तरफ जा रही थी। उसे किसी ऐसे शख्स के पास जाना था जिस पर वो अब भी भरोसा कर सकता था, मगर इस वक्त तो अपने साए पर भी एतबार करना मुश्किल था। रेहान को याद आया, इसका एक पुराना दोस्त जफर, जो शहर से बहुत दूर उन पहाड़ियों के पीछे एक छोटे गांव में रहता था, जहां सिखावत और वीर की पहुंच आसानी से नहीं हो सकती थी। वो जमीन पर गिरता और उठता रहा, हर कदम पर उसे लगता था कि जख्म खुल जाएगा। दर्द उसे याद दिला रहा था कि वो एक चीफ एग्जेक्टिव अफसर नहीं, बल्कि एक फरारी है, जिसकी जान खतरे में है। वो जानता था कि अब से उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। अब वो खामोशी और अंधेरे में अपना बदला लेने की मंसूबा बंदी करेगा। तुमने गलती की सिखावत। तुमने सिर्फ मेरा जिस्म जख्मी किया है, मेरी रूह को नहीं।
मैं वापस आऊंगा और इस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि रेहान खान का गुस्सा क्या होता है। उसने ठंडी हवा में सरगोशी की। रेहान खान लंगड़ाते हुए रात के अंधेरे और पहाड़ी इलाके की कच्ची पगडंडियों पर चला जा रहा था। हर चंद मिनट बाद उसे रुककर जख्म का जायजा लेना पड़ता था। पगडंडी पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से भरी हुई थी, जो उसके जिस्म पर नए खराशें डाल रही थीं, मगर उसकी सारी तवज्जो सिर्फ जिंदा रहने पर थी। जफर, बस किसी तरह जफर के गांव पहुंच जाऊं। ये ख्याल एक चिराग की तरह इसे तारीकी में रास्ता दिखा रहा था। तकरीबन 2 घंटे तक चलने के बाद इसके जिस्म ने मजीद साथ देना छोड़ दिया। शदीद दर्द और खून के ज्यादा बहाव की वजह से इसे चक्कर आने लगे। वो एक ढलवान स्लोप पर लड़खड़ाया और जोर से नीचे गिरा। उसके सर में चोट लगी और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। फिजा में हल्की सी ठंडक और औस ड्यू की नमी थी। महसूस किया कि उसके करीब ही किसी जानवर की आवाज आ रही है। आंखें खोलें तो एक लोमड़ी फॉक्स इसके करीब खड़ी थी, जो गालिबन उसके खून की बू सूंघ कर आई थी। दूर हो जाओ, रेहान ने कमजोर आवाज में कहा। लोमड़ी एक लम्हे के लिए ठटकी, फिर दोबारा आगे बढ़ी। रेहान ने अपनी पूरी कुव्वत जमा की और अपने करीब पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया। उसने फौरन वो पत्थर लोमड़ी की तरफ फेंका। लोमड़ी डरकर तेजी से भाग गई। रेहान को एहसास हुआ कि इसके जिस्म में अभी भी लड़ने की ताकत बाकी है। ये ताकत सिर्फ गुस्सा या जीने की ख्वाहिश नहीं थी, ये इंतकाम की आग। सुबह होने से थोड़ी देर पहले वो पहाड़ी पगडंडी से उतरकर एक छोटी नदी स्ट्रीम के पास पहुंचा। उसने एहतियात से अपने जख्म को धोया। पानी ठंडा था, जिससे कुछ सुकून मिला। जब वो पानी पी रहा था तो उसने कुछ फासले पर एक बूढ़े आदमी का साया देखा। वो एक लंबा चोगा पहने हुए थे और हाथ में लाठी स्टिक थी। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता रेहान की तरफ आ रहा था। गालिबन फजर की नमाज के लिए करीबी गांव की मस्जिद की तरफ जा रहा होगा। रेहान फौरन चौंकना हो गया। क्या ये सिखावत का भेजा हुआ कोई आदमी था? कौन हो तुम? रेहान ने अपनी टूटी हुई आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने करीब आकर मुस्कुराया। उनके चेहरे पर सादगी और सुकून था। मैं हाजी बाबा हूँ, बेटा। इस गांव में पिछले 70 साल से रहता हूँ। तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं और तुम खून में लथपथ हो। रेहान को एहसास हुआ कि ये कोई कातिल नहीं, बल्कि एक शरीफ इंसान है, मगर वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। बाबा, मैं शहर से आया हूँ। रात को मेरा एक हादसा हो गया। मुझे बस आगे जफर नामी शख्स के गांव तक पहुंचना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रेहान ने झूठ बोला। हाजी बाबा ने उसकी टांग के जख्म की तरफ देखा। बेटा, ये हादसा नहीं, ये गोली का निशान है। और तुम इतना खून बहा चुके हो कि अब तुम खुद से एक कदम भी नहीं चल पाओगे। मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ, तुम्हारी मरहम पट्टी करूंगा। रेहान हिचकिचाया, लेकिन उसके जिस्म ने हार मान ली थी। वो जानता था कि अगर उसने मदद नहीं ली तो वो उसी जगह मर जाएगा। बाबा, मेरा नाम अहमद है। मेरी जान को खतरा है। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह के भरोसे चलो। मैं भी पहाड़ी चूहा कहलाता हूँ। पुलिस या कोई भी मेरी झोंपड़ी तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। हाजी बाबा ने अपनी लाठी की मदद से रेहान को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता करीबी झोंपड़ी हुत की तरफ ले चले। क्या आप? हाजी बाबा की झोंपड़ी नदी से कुछ ही फासले पर पहाड़ी की ओट में बनी हुई थी। ये एक सादा मगर साफ सुथरी जगह थी, जिसके अंदर मिट्टी की दीवारें और एक चूल्हा था। हाजी बाबा ने फौरन रेहान को जमीन पर बिछे हुए खजूर की चटाई मट पर लिटाया। सब्र करो बेटा अहमद, अल्लाह शिफा देने वाला है, हाजी बाबा ने धीमी आवाज में कहा। हाजी बाबा एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा ले आए, जिसमें मुख्तलिफ जड़ी बूटियां, साफ कपड़े के टुकड़े और एक चाकू नाइफ था। शहर के डॉक्टर नहीं, लेकिन इन पहाड़ों की जड़ी बूटियां बड़े बड़े जख्मों को भर देती हैं, हाजी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे पहले हाजी बाबा ने बड़े एहतियात से रेहान के जख्म से गोली बुलेट निकालने की कोशिश की। दर्द की शिद्दत से रेहान की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कोई आवाज नहीं निकाली। उसने दांत भेंच लिए। हिम्मत से काम लो बेटा, बस हो गया। चंद मिनट की कोशिश के बाद हाजी बाबा ने कामयाबी से गोली का छिलका, केसिंग निकाल लिया। शुक्र है खुदा का, गोली हड्डी बोन को छूकर निकली है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
उसके बाद उन्होंने कुछ तल्ख पत्ते, बिटर लीव्स और गाढ़ा शहद हनी एक साथ मिलाकर एक लीप पेस्ट बनाया और उसे जख्म पर अच्छी तरह लगाया। ये लेप एंटीसेप्टिक का काम कर रहा था। ये दवा तुम्हारे जख्म को पकने नहीं देगी और दर्द को कम करेगी। जख्म की मरहम पट्टी के बाद हाजी बाबा ने रेहान को गर्म कंबल उढ़ाया और एक छोटी प्याली में गर्म कहवा हर्बल टी पीने को दिया। कहवा पीते ही रेहान को कदरे सुकून महसूस हुआ। वो फौरन गहरी नींद में डूब गया। हाजी बाबा सारा दिन झोंपड़ी के बाहर बैठे रहे, इस बात का ख्याल रखते हुए कि कोई भी अजनबी इस तरफ ना आए। दूसरे दिन दोपहर के वक्त जब रेहान अभी भी आराम कर रहा था, तो हाजी बाबा ने दौर जंगल में से शोर और आवाजें आती सुनी। उन्होंने फौरन अपनी झोंपड़ी के करीब छुपकर जायजा लिया। 3 हथियार बंद आर्म्ड आदमी, जो बज़ाहिर शहर के लग रहे थे, नदी के किनारे रेहान के खून के निशानात ट्रेसेस का पीछा करते हुए इस तरफ आ रहे थे। उनकी नजरें आसपास हर जगह रेहान को तलाश कर रही थीं। यही वो लोग हैं जिनसे अहमद डर रहा था, हाजी बाबा ने दिल ही दिल में कहा। एक आदमी ने कहा, मालिक सिखावत ने कहा है कि अगर वो पहाड़ों की तरफ गया है तो ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। खून का बहाव बहुत ज्यादा था। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, हमने नदी किनारे खून के निशानात देखे थे, लेकिन यहाँ आकर वो गायब हो गए। शायद कोई जानवर उसे खींच कर ले गया हो। हाजी बाबा ने देखा कि शिकारी उनकी झोंपड़ी की तरफ देख रहे थे। अगर वो रेहान को देख लेते तो बात खत्म थी। हाजी बाबा ने फौरन अपने हाथ में मौजूद लाठी से जोर से जमीन पर जर्ब लगाई और खांसने लगे। ये सुनकर शिकारियों ने झोंपड़ी की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने सोचा कि ये कोई पुराना आदमी है जो इस जंगल में आम है। छोड़ो इस तरफ, चलो आगे तलाश करते हैं। ये कोई अहम जगह नहीं है, एक शिकारी ने कहा, और तीनों आदमी पहाड़ियों की बुलंदी की तरफ बढ़ गए। रेहान खान बाल बाल बच गया था। हाजी बाबा की सादगी और होशियारी ने उसे एक बड़ी मुसीबत से निकाल लिया था। जब रेहान की आंख खुली तो हाजी बाबा मुस्कुरा रहे थे और उसे एक कटोरी में दही योगर्ट दे रहे थे। अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुम महफूज हो। अब तुम जल्दी से जफर के गांव जाने की तैयारी करो। यहाँ अब ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं। रेहान खान अगले 2 दिन हाजी बाबा की झोंपड़ी में रहा। हाजी बाबा ने देसी मरहम और मोहब्बत से उसकी देखभाल की, जिससे उसके जख्म की शिद्दत काफी कम हो गई थी। अब वो लंगड़ा कर मगर सहारे के बगैर चल सकता था। सुबह का वक्त था जब रेहान ने हाजी बाबा से रुखसत लेने का फैसला किया। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ कि वापस आऊंगा और आपकी हर जरूरत पूरी करूंगा। रेहान ने एहतराम से हाजी बाबा का हाथ थामा। हाजी बाबा ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। बेटा अहमद, मेरा इनाम तुम्हारी सलामती है। अब जाओ, लेकिन याद रखो, गुस्सा अच्छी चीज नहीं, लेकिन इंसाफ जरूरी है। होशियार रहना। जफर का गांव यहाँ से तकरीबन 6 घंटे की मुसाफत पर है, लेकिन पगडंडी सीधी। हाजी बाबा ने रेहान को एक लकड़ी की मजबूत लाठी दी और उसे रास्ता समझाया। उस पहाड़ की चोटी से सीधा उतरो। वहां तुम्हें एक पुरानी भट्टी किलन मिलेगी। इस भट्टी के साथ ही एक छुपा हुआ रास्ता शुरू होता है, जो तुम्हें सीधा चश्मे स्प्रिंग तक ले जाएगा। चश्मे के पार ही जफर का मोहल्ला शुरू हो जाएगा। रेहान ने पानी की बोतल भरी, हाजी बाबा से दुआ ली और लकड़ी की लाठी के सहारे पहाड़ी से उतरना शुरू किया। ये सफर आसान नहीं था। उसकी जख्मी टांग हर कदम पर एहतजाज कर रही थी। शहर के दफ्तरों का ताकतवर चीफ एग्जेक्टिव अफसर आज जंगल के अंदर फटे कपड़ों में अपनी जान बचा रहा। तकरीबन 2 घंटे बाद वो उस पुरानी भट्टी तक पहुंचा। ये एक वीरान और खौफनाक जगह थी, जहां लोहे की पुरानी चीनें और टूटे हुए बर्तन पड़े थे। यहाँ माहौल बहुत खामोश और सुनसान था। रेहान ने भट्टी के पीछे छुपे हुए रास्ते की तलाश शुरू की। अचानक इसे दौर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। ये आवाज शहर के लोगों की थी, आम देहातियों की नहीं। रेहान फौरन चौकना हो गया और एक बड़े जंग आलूद टैंक के पीछे छुप गया। 2 मोटरसाइकिलें भट्टी के करीब आकर रुकें। उन पर वही 3 मुसल्लह आदमी थे जो 2 दिन पहले उसे ढूंढ रहे थे। मालिक सिखावत गुस्से में है। वो चाहता है कि हम फौरन उसे पकड़ें। उनमें से एक ने कहा, इसके सारे बैंक अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। अगर वो जिंदा है तो जफर के पास जाएगा।
जफर उसका पुराना दोस्त है, वो इसी गांव में छुप सकता है। तो फिर यहीं रुको और रास्ता देखो। हमें सीधा रास्ता भूल कर भी नहीं लेना, वहां किसी को शक हो जाएगा। हम यहीं से जंगल के अंदर से रास्ता काटेंगे और गांव को घेर लेंगे। दूसरे आदमी ने हुक्म दिया। रेहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जफर के गांव का रास्ता बता रहे थे, लेकिन वो खुद भी उस तरफ जा रहे थे। अब इसके पास वक्त बहुत कम था। जैसे ही वो मुसल्लह आदमी मोटरसाइकिलों को छोड़कर जंगल के अंदर जाने लगे, रेहान फौरन टैंक के पीछे से निकला। उसने लकड़ी की लाठी को एक तरफ फेंका और अपने जिस्म पर मौजूद आखिरी ताकत को इकट्ठा करके भागना शुरू कर दिया। उसने पुरानी भट्टी के साथ मौजूद छुपा हुआ रास्ता ढूंढ लिया और तेजी से उसमें दाखिल हुआ। रास्ता तंग और खारदार था। उसके भागने की आवाज से पत्थर गिरे, जिस पर एक शिकारी की नजर पड़ गई। उधर वो है, वो लंगड़ा रहा है। भागो उसके पीछे। अब ये एक रेस थी, जिंदगी और मौत की रेस। रेहान अपनी जख्मी टांग की परवाह किए बगैर, दर्द को नजरअंदाज करते हुए अंधाधुंध दौड़ रहा था। इसकी नजरें सिर्फ चश्मे की तरफ थी। आखिरकार एक थका देने वाली दौड़ के बाद रेहान को पानी की आवाज सुनाई दी। सामने ही वो ठंडा और शफाफ चश्मा था। वो बिल्कुल चश्मे के किनारे पहुंचा और जैसे ही उसने पार छलांग लगाई, पीछे से एक गोली की आवाज आई। गोली इसकी कंधे के बिल्कुल करीब से गुजरी और चश्मे के पानी में जा गिरी। रेहान ने एक लंबी और दर्दनाक चीख के साथ खुद को दूसरी तरफ फेंक दिया। वो अब जफर के गांव की हुदूद में था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो तीनों शिकारी गुस्से में चश्मे के किनारे खड़े थे। तुम कहाँ छुपोगे, रेहान खान? ये गांव हमारा है। हम तुम्हें यहीं ढूंढ निकालेंगे, एक शिकारी ने धमकी दी। रेहान ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उसने लकड़ी की लाठी उठाई और लंगड़ाते हुए छुपे हुए रास्तों से होता हुआ जफर के घर की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि वो अभी तक महफूज नहीं है, लेकिन कम से कम उसके पास अब एक ऐसा दोस्त था जो सिखावत और वीर के मुकाबले में खड़ा हो सकता। रेहान खान लंगड़ाते हुए जफर के घर की तरफ बढ़ रहा था। ये गांव बहुत छोटा था, मट्टी और पत्थर के सादा मकानात और चारों तरफ सब्ज खेत। दूर से ही रेहान ने एक बड़ा सा आम का दरख्त देखा, जिसके नीचे जफर का सादा मकान। वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और कमजोर हाथों से दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और जफर बाहर निकला। जफर एक मजबूत जिस्म का सीधा सादा किसान था, लेकिन उसकी आंखों में शहर की पेचीदगियों से दूर रहने वाले इंसान की सच्चाई और गहराई थी। जफर ने जैसे ही रेहान को देखा, वो एक लम्हे के लिए साकत फ्रोजन रह गया। रेहान, जफर की आवाज में हैरत और तशवीश थी। ये क्या हाल बना लिया है तुमने? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी टांग। रेहान के पास बात करने का वक्त नहीं था। उसकी सांस फूल चुकी थी और उसके जिस्म से पसीना बह रहा था। जफर, मुझे फौरन अंदर ले चलो। खतरा मेरे पीछे है। मेरे पास वक्त नहीं है। जफर ने बगैर एक लम्हा जाया किए अपने पुराने दोस्त को सहारा दिया और जल्दी से अंदर ले गया। उसने दरवाजा मजबूती से बंद किया और कुंडी बोल्ट लगा दी। रेहान को सोफे पर लुटाते ही जफर ने फौरन इसके फटे हुए कमीज और जख्म की हालत देखी। ये गोली का जख्म है, रेहान। क्या हुआ? कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? जफर ने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। रेहान ने बहुत मुश्किल से और मुख्तसर अल्फाज में सिखावत अली के धोखे और वीर के इनाम बाउंटी का किस्सा सुनाया। जफर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सिखावत, मैंने हमेशा कहा था, ताकत और पैसा इंसान को अंधा कर देता है। तुम्हारा ड्राइवर, इतनी बड़ी जुर्रत। जफर, मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। बस तुम हो जिस पर मैं आखिरी भरोसा कर सकता हूँ, रेहान ने कमजोर आवाज में कहा। जफर ने गर्म पानी लाया और रेहान के जख्म को साफ किया। बस चुप रहो मेरे दोस्त। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, हमने बचपन में एक अहद पैक्ट किया था कि अगर दुनिया हम दोनों के खिलाफ हो जाए तो भी हम एक दूसरे का साथ देंगे। आज वो वक्त आ गया है। तुम्हारा ये गांव, तुम्हारा घर अब तुम्हारी पनाहगाह, सैंक्चुअरी है। जफर चूंकि एक देहाती था, इसलिए वो जानता था कि शहर के गुंडों से कैसे निमटा जा सकता है। उसने एक ठोस मंसूबा बनाया। वन, रेहान की छुपाई। जफर ने रेहान को अपने घर के पिछवाड़े में मौजूद अनाज के एक गोदाम, ग्रेन स्टोरेज में छुपा दिया। ये गोदाम बाहर से ताला लगा हुआ नजर आता था, लेकिन अंदर एक खुफिया दरवाजा था।
2 गांव की निगरानी। जफर ने अपने चंद मोतबर किसान दोस्तों को बुलाया, उन पर असल बात जाहिर किए बगैर, और कहा कि शहर के कुछ शरारती लोग गांव में आ सकते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें कहा कि गांव के दाखिली और खारजी रास्तों पर नजर रखें। 3 गलत मालूमात फैलाना। जफर ने गांव में ये खबर फैलाई कि उसने नदी के पार एक जख्मी हिरन डियर को देखा है, ताकि अगर सिखावत के आदमी पूछें तो लोग उन्हें हिरन के पीछे कहीं और भेज दें। थी जब वो तीनों मुसल्लह आदमी गांव में दाखिल हुए। वो थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में लालच और मायूसी थी। उन्होंने गांव के मरकजी चौक में जाकर एक दुकानदार से पूछा, क्या तुमने किसी जख्मी लंगड़ाते हुए आदमी को देखा है? शहर का आदमी है, कीमती लिबास में। दुकानदार ने फौरन वही बात दोहराई जो जफर ने सिखाई थी। शहर का आदमी? नहीं साहिब, सिर्फ जफर मियाँ ही शहर से सामान लेने जाते हैं। नदी के उस पार एक जख्मी हिरन था, उसके पीछे शिकारी लगे हुए हैं। तीनों शिकारी आपस में बड़बड़ाए। उनका शक जफर पर था। वो सीधे जफर के घर पहुंचे। जफर, बाहर निकलो। हम जानते हैं कि रेहान खान तुम्हारा दोस्त है। वो यहाँ छुपा हुआ है। इसे हमारे हवाले कर दो, वरना तुम भी मुश्किल में पड़ोगे। जफर सुकून से बाहर निकला। कौन रेहान खान? और आप लोग कौन? मैं तो सिर्फ किसान हूँ। मेरे घर में मेरा खानदान और मेरी मेहनत की फसलें हैं। झूठ मत बोलो। हमने तुम्हारे घर के करीब खून के निशान देखे हैं। जफर ने जोर से हंसा। खून के निशान? अरे भाई, मेरा बड़ा कुत्ता है। वो एक हफ्ते पहले एक गीदड़ से लड़ा था। इसी का खून होगा। मेरी है। आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। जफर की हमवार बातचीत और बातमाद रवैया देखकर शिकारी उलझन में पड़ गए। उन्होंने जफर के घर के अंदर जल्दी से देखा, मगर गोदाम को बंद देखकर उसे अहमियत नहीं दी। सुनो जफर, अगर तुमने हमारा वक्त जाया किया और बाद में हमें वो यहाँ मिला, तो हम तुम्हारे पूरे गांव को खत्म कर देंगे। शिकारियों ने धमकी दी और फिर गुस्से में मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हिरन की तलाश के बहाने गांव के दूसरे रास्ते पर निकल। मोशी में जफर गोदाम में रेहान के पास गया। तुम महफूज हो रेहान, लेकिन ये आगाज है। वो शिकारी वापस आएंगे। रेहान की आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक ठोस इरादा था। जफर, अब वो रेहान खान मर चुका है, जो शहर का चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर था। अब सिर्फ एक आदमी जिंदा है, जो बदला लेगा। मुझे सिखावत के हर इकदाम और मिस्टर वीर की हर चाल के बारे में जानना है। अब मैं उनके खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं अपना नया खेल शुरू करूंगा। जफर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब हम दोनों का बदला है।